गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का कोड क्या है हमारा कि ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बिल्कुल सही बात है कि जब आपके अंदर कुछ जुनून हो करने का, कुछ जिद बना ली हो आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, तो कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी रुकावटें आए, आप हर किसी को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तो आइए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? श्वसन तंत्र चला हुआ है। और श्वसन तंत्र में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था श्वसन तंत्र में कि श्वसन होता क्या है, यानी हम श्वसन की क्रिया वो कैसे होती है, या CO2 बाहर निकलना या O2 अंदर जाना, ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये क्या किसके अंतर्गत आता है? श्वसन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था श्वसन पथ यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन मार्ग, यानी जो श्वसन की क्रिया है वो कौन से किस रास्ते से होती हुई हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो श्वसन पथ में सबसे पहला अंग कौन सा पढ़ा था हमने? नासिका यानी नाक पढ़ा था। नाक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि नाक को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है बाह्य नाक यानी एक्सटर्नल नोज, और एक होती है इंटरनल नोज यानी आंतरिक नाक। जो बाह्य नाक है वो जो दिखाई दे रही है, ये उभारनुमा रचना नाक पर, ये चेहरे पर, वो क्या है? हमारी बाह्य नाक है। इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि इसके अंदर जो आंतरिक भाग है उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक भाग को नासिका कपाट भी बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? छोटे छोटे बाल होते हैं, उन बालों को क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी वायुमंडल में हमारे धूल के कण, मिट्टी के कण, रोगाणु, कीटाणु आदि जो होते हैं, अगर वो श्वास के साथ हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जाते हैं तो वो सीलिया क्या करते हैं? उसे वहीं पे रोक लेते हैं। वो जो धूल के कण है, मिट्टी के कण है, वो वहीं पे चिपक जाते हैं। फिर उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? एक चिपचिपा पदार्थ भरा हुआ रहता है नासिका के अंदर, आंतरिक नासिका के अंदर, यानी नासिका कपाट के अंदर। वो क्या होता है? म्यूकस होता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। वो भी किस काम आता है? एक तो वो हमारे नाक को तरल रखता है, श्लेष्मा, ठीक है। और जो म्यूकस है वो क्या करता है? म्यूकस जो बाहर के मिट्टी के कण हैं, जब वो श्वास अंदर जाती है तो मिट्टी के कण भी श्वास के साथ अंदर ही जाते हैं। धूल के कण, रोग, कीटाणु वगैरह जो भी है वो अंदर जाते हैं तो वो उसी में चिपक जाते हैं, म्यूकस में ही चिपक जाते हैं, और अंदर जो वायु जाती है वो शुद्ध होकर जाती है। ये इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने नाक के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था दूसरा मार्ग, यानी नाक से आगे वाला जो भाग है, नाक में गई श्वास, उसके बाद कहाँ पे जाती है? फेरिंग्स में जाती है। कौन से हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे जाती है? नाक के बाद फेरिंग्स में। फेरिंग्स को के भी 3 भाग बताए थे मैंने, कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। यानी नेजोफेरिंग्स जो नाक के पीछे वाला भाग होता है, ओरोफेरिंग्स जो मुख के पीछे वाला भाग होता है, और लैरिंजोफेरिंग्स जो स्वर यंत्र के पीछे वाला भाग होता है। हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और स्वर यंत्र ग्रसनी, ठीक है। तो इतना हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। तो ये हमारा हल्का सा रिवीजन हो गया। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आज हमारा श्वसन पथ में तीसरा मार्ग चलेगा। वो उसका नाम क्या है? लैरिंग्स है। उसे हिंदी में बोलते हैं स्वर यंत्र। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे श्वसन पथ। श्वसन पथ किसके अंतर्गत चला हुआ है? चैप्टर का नाम क्या है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन पथ यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
ठीक है, इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहला जो मार्ग था हमने नासिका वो कंप्लीट कर लिया, नासिका। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा फेरिंग्स यानी ग्रसनी। फेरिंग्स को क्या बोलते हैं, ग्रसनी। और आज हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे स्वर यंत्र, स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स। चलिए ठीक है, ये फेरिंग्स है, ये नासिका यानी नोज या नोस्ट्रिल भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, तीसरा भाग पढ़ेंगे श्वसन का। श्वसन की जो क्रिया है वो कहाँ से, अब फेरिंग्स के बाद कहाँ पे जाएगी, लैरिंग्स में जाएगी। यानी श्वास पहले नाक से ली, नाक से कहाँ पे गई, बाह्य नाक से आंतरिक नाक पे गई, आंतरिक नाक से फेरिंग्स में यानी ग्रसनी में गई, ग्रसनी से अब लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र में जाती है। तो लैरिंग्स क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। मैं नया पेज ले लेती हूँ, तब वहीं से शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे 3 नंबर पे स्वर यंत्र, स्वर यंत्र। ठीक है, तीसरे नंबर दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, हाँ ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले देखेंगे कि जो स्वर यंत्र है, जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स भी लिख लेते हैं। लैरिंग्स है जो, वो तीसरे नंबर का श्वसन पथ है, श्वसन मार्ग है। यानी सांस कहाँ से गई, नाक से ली, नाक से आंतरिक नाक में गई, उसके बाद ग्रसनी में गई और उसके बाद जाती है हमारी कहाँ पर, लैरिंग्स में, यानी हमारे स्वर यंत्र में जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यह ग्रसनी के नीचे की ओर स्थित भाग है जो कहाँ पर, श्वास नली के साथ मिला रहता है। श्वास नली यानी ट्रैकिया के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, यह है ग्रसनी के नीचे, ग्रसनी यानी फेरिंग्स, ग्रसनी के नीचे स्थित भाग है, स्थित भाग है जो कहाँ पर मिला रहता है, श्वास नली यानी ट्रैकिया पर मिला रहता है। जो श्वास नली, श्वास नली यानी ट्रैकिया, ट्रैकिया से जाकर मिलती है, से जाकर मिलती है। जब मैं लिख रही हूँ तो आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए। तो सबसे पहला क्या है इसमें पॉइंट कि यह कहाँ पर स्थित होती है, ग्रसनी के नीचे यानी फेरिंग्स के नीचे स्थित होती है और ट्रैकिया से मिली होती है यानी श्वास नली से मिली होती है। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे, इसके ऊपर क्या होता है, हाइड बोन एवं जीभ का निचला भाग होता है। इसके ऊपर क्या होता है, हाइड बोन। हाइड बोन मैंने आपको बताई थी क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं उसे कंठास्थि, यू के आकार की होती है या घोड़े के नाल के आकार की भी बोल सकते हैं। तो वो होती है हमारी कंठास्थि, कंठ की अस्थि, हाइड बोन। तो इसके ऊपर क्या होती है, हाइड बोन, और नीचे क्या होती है, जीभ। इसके ऊपर हाइड बोन और जीभ का निचला भाग रहता है। बताइए, इसके ऊपर, इसी में लिख लेते हैं, इसके ऊपर हाइड बोन, हाइड बोन या कंठास्थि भी बोलते हैं इसे, और जीभ का नीचे वाला भाग रहता है, जीभ का निचला भाग रहता है, निचला भाग रहता है। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट से। इसके ऊपर क्या, हाइड बोन और जीभ का नीचे वाला भाग रहता है। सामने क्या होता है, सामने गर्दन की पेशियां होती है और पीछे लैरिंजोफेरिंग्स और सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं। यानी सामने फ्रंट की तरफ क्या होता है सॉरी
चलिए सामने क्या होता है इसके, इस जो स्वर यंत्र है लैरिंग्स है उसके सामने तो होती है गर्दन की पेशियाँ। गर्दन की पेशियाँ कौन कौन सी होती है, गर्दन की मसल्स कौन कौन सी होती है? एक होती है स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड, दूसरी होती है प्लेटिज्मा मायोइड्स और तीसरी होती है ट्रेपीजियस। तो वो जो तीनों पेशियाँ हैं, मसल्स है, वो इसके सामने स्थित होती है, ठीक है। और मैंने स्वर यंत्र के पीछे वाला भाग आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको फेरिंग्स के 3 भाग बताए थे, कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, फेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। तो लैरिंजोफेरिंग्स क्या होता है? स्वर यंत्र के पीछे वाला भाग। क्या होता है? स्वर यंत्र के पीछे वाला भाग। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र ग्रसनी बोलते हैं। तो इसके सामने तो गर्दन की पेशियाँ होती है और पीछे क्या होता है? लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स यानी स्वर यंत्र का पीछे वाला भाग होता है। और क्या होता है? और सर्वाइकल वर्टिब्री होती है। गर्दन के नीचे वाला भाग क्या होता है? ये सर्वाइकल वर्टिब्री। तो क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट? इसके सामने की ओर यानी फ्रंट में, सामने की ओर गर्दन की पेशियाँ यानी नेक मसल्स, गर्दन की पेशियाँ, गर्दन की पेशियाँ, और ये तो सामने की ओर होती है। और पीछे की ओर क्या होता है? पीछे की ओर लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र ग्रसनी बोलते हैं, स्वर यंत्र ग्रसनी, ठीक है। तो पीछे की ओर लैरिंजोफेरिंग्स यानी स्वर यंत्र ग्रसनी और सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं, और सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं, ठीक है। नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से कि जो स्वर यंत्र है, जो लैरिंग्स है, वह स्थित कहाँ पे होता है? ग्रसनी के नीचे यानी फेरिंग्स के नीचे स्थित होता है और श्वास नली से मिला हुआ होता है। इसके ऊपर हाइड बोन और जीभ का निचले वाला भाग रहता है। क्या होता है? हाइड बोन यानी कंठास्थी और जीभ का निचले वाला भाग होता है। इसके सामने की ओर गर्दन की पेशियाँ होती है और पीछे की ओर लैरिंजोफेरिंग्स यानी स्वर यंत्र ग्रसनी और सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, फिर फटाफट से नोट डाउन करेंगे, आगे देखेंगे इसी में। चलिए, हो गया। नहीं, थोड़ा सा डार्क करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब इसी में थोड़ा और लिखेंगे आगे कि ये जो लैरिंग्स है ये कैसे, मतलब कितने प्रकार की, उससे कितने प्रकार की उपास्थियों से बना होता है। उपास्थि क्या होती है? कार्टिलेज होता है। तो जो ये क्या है, लैरिंग्स है, वो 5 प्रकार की अनियमित आकार की उपास्थियों से बना होता है। कैसी? अनियमित आकार, जिनका कोई नियमित आकार नहीं होता। इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? यह यानी फेरिंग्स यानी स्वर यंत्र ही लिख लेते हैं। स्वर यंत्र 5 प्रकार की अनियमित उपास्थियों, उपास्थि यानी कार्टिलेज, उपास्थियों कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, मिलकर बना
होता है। यानी जो लैरिंग्स है वो किससे मिलकर बना होता है? 5 प्रकार की उपास्थियों से, 5 प्रकार के कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। और उसका आकार कैसा होता है? अनियमित होता है। अनियमित आकार भी लिख लेंगे, यहाँ पे आकार छूट गया। अनियमित आकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। यानी आकार कैसा होता है उन उपास्थियों का, कार्टिलेज का? अनियमित होता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे इसी में कि जो एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? जो वो 5 प्रकार की कार्टिलेज है, उपास्थि है, वो एक दूसरे से लिगामेंट और झिल्लियों द्वारा जुड़ी हुई होती है। किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? जो एक दूसरे से लिगामेंट मैंने आपको बताया था ना, क्या करता है लिगामेंट? बोन टू बोन जो को जोड़ता है, बोन से हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और जो टेंडन होते हैं वो बोन को मसल से जोड़ते हैं, यानी हड्डी को किससे जोड़ते हैं? मांसपेशियों से जोड़ते हैं। तो एक दूसरे से लिगामेंट और किसके द्वारा जुड़े होते हैं? झिल्लियों के द्वारा जुड़े होते हैं। झिल्लियों के द्वारा जुड़े होते हैं। साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए मेरे साथ साथ ही। जुड़े होते हैं या रहते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार की अनियमित आकार की उपास्थियों से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से किस तरह से जुड़ी होती है? किसके कारण जुड़ी होती है? लिगामेंट और झिल्लियों के द्वारा जुड़ी होती है। फटाफट से लिखेंगे, जुड़ी होती है लिख लेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे इसी में? आगे इसी में थोड़ा सा और लिखेंगे कि वो है फेरिंक्स यानी स्वर यंत्र है, उसमें कितने तंतु होते हैं? 2 तंतु होते हैं। कितने तंतु होते हैं? 2 तंतु होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? स्वर रज्जु या वोकल कार्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर रज्जु या वोकल कार्ड। इसमें 2 तंतु होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें स्वर रज्जु या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वोकल कार्ड कहते हैं। वोकल कार्ड कहते हैं। फटाफट से नोट डाउन करते रहिए। इसमें क्या होते हैं? 2 तंतु होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? वोकल कार्ड या स्वर रज्जु कहते हैं। जब इनसे वायु गुजरती है तो क्या होता है? इनमें कंपन होता है। जो ये स्वर रज्जु है, जब श्वास लेंगे हम बोल किसकी वजह से पा रहे हैं? इसी की वजह से पा रहे हैं, स्वर रज्जु की। जब इनसे वायु निकलेगी तो इनमें क्या होगा? कंपन होगा, और उसी कंपन के कारण हमारी आवाज निकलती है, हम बोल पा रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से? जो स्वर रज्जु है, जब उससे वायु पास होती है, वायु निकलती है, तो उसमें एक प्रकार का कंपन होता है, और उसी कंपन की वजह से हमारी आवाज निकलती है, हम बोल पाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जब स्वर रज्जु से यानी वोकल कार्ड से, स्वर रज्जु से वायु निकलती है तो उनमें कंपन होता है, तो उसमें कंपन होता है, कंपन होता है। ठीक है, जिसके कारण आवाज निकलती है, यानी हम बोल पा रहे हैं। किसके कारण? जब स्वर रज्जु में से वायु पास होती है, वायु निकलती है, तो उसमें एक कंपन होता है, जिसके कारण आवाज या ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होती है? आवाज या ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे क्या बोलते हैं? वॉइस मेल बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वॉइस मेल बॉक्स। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट से।
स्वर यंत्र 5 प्रकार की अनियमित आकार की उपास्थियों से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है, जो एक दूसरे से लिगामेंट और झिल्लियों के द्वारा जुड़ी होती है। इसमें 2 तंतु होते हैं जिन्हें स्वर रज्जु या वोकल कार्ड कहते हैं। जब स्वर रज्जु से वायु निकलती है तो उसमें कंपन होता है, जिसके कारण आवाज बाहर निकलती है, यानी आवाज या ध्वनि उत्पन्न होती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए दिखाई दे रहा है ना, चेंज कर लेते हैं, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, ये ठीक है, ठीक है ना। चलिए कलर ये दिखाई दे रहा है, इस पे ब्लैक ही दिखाई देगा इस पे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आता है, स्वर तंत्र के बाद चौथा जो मार्ग है वो कौन सा है, श्वास नली है, यानी श्वास प्रणाल है, यानी ट्रैकिया है। 4 नंबर पे क्या लिखेंगे, श्वास नली, श्वास नली यानी ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है। मैंने जो आपको ये जो बना के दिखाई थी इस तरह की पिक्चर, और उसके बीच में ये सी के आकार की जो थी, ये क्या थी, कार्टिलेज की बनी थी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ये नली है, श्वास नली है, वो पिचकती नहीं है। अगर ये ना हो इसमें तो क्या हो जाएगा, ये पिचक जाएगी और हमारे श्वास आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये क्या करती है, एक स्तंभ का काम करती है, हमारे इसे श्वास नली को खड़े रखने का काम करती है। जैसे आप एक घर बनाते हो तो उसमें क्या करते हो, सबसे पहले 4 पिलर खड़े करते हो, स्तंभ खड़े करते हो, चारों कोनों पे पिलर बनेंगे, स्तंभ बनेंगे, तभी तो जाके मकान बनेगा ना, तभी तो नींव मजबूत होगी कि मकान गिरने का डर नहीं है, यानी मकान पिचकेगा नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से जो ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज के बने हुए सी के आकार की जो होती है वो क्या करती है, हमारी श्वास नली को सीधा रखने का कार्य करती है, हमारी श्वास नली को पिचकने नहीं देती, हमारी ट्रैकिया को पिचकने नहीं देती, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे ट्रैकिया में, कि यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी नली होती है। कितनी होती है, 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी, यह है 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी नली होती है। नहीं लिखा जा रहा वहाँ पे, यहाँ पे लिख देती हूँ, नली होती है। फटाफट से लिखेंगे, क्या होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, तो ये चौड़ी होती है, और 15 सेंटीमीटर, 12 से 15 सेंटीमीटर के बीच की इसकी लंबाई होती है, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे कि जो ये नली होती है ये कहाँ से आरंभ होती है, ये हमारे स्वर यंत्र के नीचे से आरंभ होकर कहाँ पर जाती है, फेफड़ों के शीर्ष भाग तक पहुँचती है, फेफड़ों के शीर्ष भाग तक पहुंचने वाली पहली नली है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि यह स्वर यंत्र के नीचे से आरंभ होकर, यानी शुरू कहाँ से होती है, लैरिंक्स से शुरू होती है, यह स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स, स्वर यंत्र के नीचे से आरंभ होकर, नीचे से आरंभ होकर फेफड़ों तक यानी लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुंचने वाली, फेफड़ों तक जाने वाली कैसी नली है, फेफड़ों तक जाने वाली, पहुंचने वाली, फेफड़ों के शीर्ष भाग पर, यानी फेफड़ों के सबसे ऊंचे भाग पर पहुंचने वाली
नली है। ठीक है, क्या लिखेंगे? फेफड़ों के लिखेंगे। फेफड़ों के शीर्ष भाग तक, शीर्ष यानी ऊंचा, शीर्ष भाग तक पहुंचने वाली नली है। ठीक है, कैसी है? जो स्वर यंत्र से शुरू होती है और लंग्स के ऊपर वाले भाग तक, शीर्ष भाग तक पहुंचने वाली नली होती है। कौन सी? ट्रैकिया। कौन सी होती है? ट्रैकिया। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे इसी में आगे कि जो ये क्या होती है, जहाँ पर ये दो भागों में बढ़ जाती है। मैंने बताया था ना कि ये दो भागों में बढ़ जाती है। अब एक बार मैं आपको जैसे चित्र बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये ट्रैकिया थी, इसके बाद ये दो भागों में बढ़ गई थी। यहाँ से ये राइट और लेफ्ट लंग दोनों में बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद जब ये बढ़ जाती है दो भागों में, इस तरफ और इस तरफ, तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो भागों में बढ़ने के बाद इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। तो यहाँ पे लिखेंगे पहुंचने वाली नली है जो दो भागों में बढ़ जाती है, जो दो भागों में बट जाती है। ठीक है, अभी इसके बाद मैं आपको पिक्चर बना के फिर से दिखा दूंगी कि कैसे बढ़ती है ये दो भागों में। ठीक है, दो भागों में बढ़ जाती है और दाएं और बाएं फेफड़े में चली जाती है, यानी दाएं और बाएं लंग्स में चली जाती है, और दाएं और बाएं फेफड़े में चली जाती है, फेफड़े में चली जाती है। फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए, तब मैं बता देती हूँ आपको कैसे जाती है। ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ एक बार, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे ये दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने बोला था आपको मुझे इतना अच्छे से चित्र बनाना नहीं आता। ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं। तो ये है ट्रैकिया। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होता है? कार्टिलेज होता है। अब ये ठीक है, अब ये यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है। इस तरह से ये दो भागों में बढ़ जाती है। तब इसे बंटने के बाद इससे जो ये शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती है अलग अलग तरह की। ये क्या होती है? ये होती है ब्रोंकाई। ये दोनों फेफड़ों में चली गई, राइट में और लेफ्ट में। ठीक है, ब्रोंकाई। अब इनसे भी मैंने आपको बताया था कि इन पर जो रचनाएं होती है ये इस तरह की। ये क्या होती है? ये होते हैं वायु कोश, यानी एलियोविली बोलते हैं इन्हें। ठीक है, क्या बोलते हैं? एलियोविली। अब ये दो भागों में बट गई तब इसे बोलेंगे यहाँ पे ब्रोंकाई। जब ये अलग अलग शाखाओं में बट गई तब उन्हें बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और जब इस तरह की जो रचना है जब ये इस रूप में चली जाती है तब इन्हें बोलेंगे वायु कोश। ठीक है, इसके बाद ये क्या करती है? इसके बाद वायु कोश से जो श्वास आई, श्वास की प्रक्रिया है ना, श्वास चल रही है ना यहाँ से, तो जो श्वास आई वो कहाँ पर गई? एलियोविली तक पहुंच गई। एलियोविली तक यानी वायु कोश तक पहुंच गई। अब वायु कोश क्या करती है? उस वायु को हीमोग्लोबिन में मिला देती है, और हीमोग्लोबिन किस में होता है? रक्त में होता है, यानी रक्त का जो रंग है लाल वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और फिर वो रक्त में मिलने के कारण हमारे पूरे शरीर में मिल जाती है, पूरे शरीर में पहुंच जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना था ना, जब उसमें मैंने कोशिका पढ़ाई थी, सेल पढ़ाई थी, तो उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं। एक क्रेब्स चक्र चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में और उसमें बनते हैं एटीपी यानी 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ग्लूकोज से क्या बनती है? ऊर्जा बनती है, एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर या पावर हाउस भी बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर भी बोलते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन को पूरी प्रक्रिया हो गई ना, पूरी प्रक्रिया हो गई और उससे एनर्जी मिली। फिर बाहर निकलने का भी वही रास्ता है। बाहर निकलती है किस रूप में? CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो ऐसे ही वो उसी तरह से जिस माध्यम से आई थी उसी